सीएपीएफएससी 2024 का पेपर 2 जो है उसके लिए हमने आपको बताया था कि 11th ऑफ जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके संबंध में हम देखेंगे जो पेपर 2 है वो आपका कन्वेंशनल राइटिंग पेपर होता है 200 मार्क्स का। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसके सिलेबस को देखेंगे, किस ढंग से चीजों को वर्क करना है। और ये ऑलरेडी मैंने बोला था कि जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो बनाया हुआ था, वो उसको आप देख सकते हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो जो पेपर 2 है लास्ट 4 ईयर्स से करीब देखो, इनफैक्ट 2000 आप कह सकते हो एग्जैक्ट 2020 से मेनली। तो 2020, 21, 22, 23 ये जो एग्जाम्स हुए, अब इसलिए 23 का भी मार्क्स नहीं आया, लेकिन 20, 21, 22 इन ईयर्स में देखो, या इनफैक्ट 2019 से ही देखो, 2019 में कट ऑफ ज्यादा गया और 2018 में इधर कपल ऑफ ईयर्स में चूंकि हाईएस्ट वैकेंसी भी था, पेपर 1 उसका बहुत टफ था, तो कट ऑफ बहुत कम था। लेकिन 2019 से देखो कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। और इधर हाल के दिनों में 2020 से स्पेसिफिकली पेपर 2 में आपको ट्राई करना है 100 प्लस। ऐसा नहीं है कि 80 वाले का भी रिजल्ट हुआ, लेकिन 80 वाले का रिजल्ट जब हुआ तो आपके पेपर 1 में चाहिए 170 प्लस। अब 170 प्लस पेपर 1 में लाना भी आपके लिए चैलेंजिंग बहुत है। तो या तो आप इट्स बेटर कि किसी में एक्सेप्शनली करो। अब मान के चलो कोई कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शनल बंदे जो 200 भी ला रहे हैं पेपर 1 में, तो आपके पास प्रेशर कम होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आपको ऐसा लेकर के चलना है कि लेट अस टेक रियलिस्टिक गोल 160 प्लस पेपर 1, पेपर 2 में 100 प्लस लेकर के चलो। अब कोई मान के चलो रिजर्व कैटेगरी में हो, आप एससी एसटी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो, तो ऑब्वियसली आपको कम भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन अभी जनरली कोशिश ये लेटेस्ट टारगेट इस आधार पे, अब किसी का इसमें अच्छा है तो 170 कर लो, इसमें थोड़ा कम कर लो। लेकिन ये जब होते हो तो आपका जो है चांसेस बहुत अच्छा बन जाता, क्योंकि इंटरव्यू में भी आप देखते हो कि ऑलरेडी जो है वेरिएशन होता है। यदि आपके पास रिटन में अच्छा मार्क्स है तो आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, आपके पास एक पॉजिटिव होता है कि हाँ हम बेटर कंडीशन में हैं, हम इन बेटर कंडीशन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो पेपर 2 की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें जो डिमांड ऑफ द पेपर है, क्या पेपर आपसे डिमांड करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ये जो पेपर है आपका पेपर 2, उसमें टोटल 200 मार्क्स के आपके आते हैं। उसमें से आपके जो 4 into 20 80 मार्क्स जो हैं ऐसे हैं, वो ऐसे में ही ओनली आपके पास लैंग्वेज की चॉइस है, अदरवाइज नो चॉइस ऑफ लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश। तो ये 80 मार्क्स आप चाहो तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दो ही लैंग्वेज का आपके पास चॉइस है। ये 2 आर्गुमेंट्स आपको चाहिए तो 2 into 20। अब देखो इसमें क्या है, टोटल 6 टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं। इस 6 टॉपिक में से 4 आपको सेलेक्ट करो, या तो 4 सेलेक्ट करो या 2 एलिमिनेट करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको 4 पे लिखना है, लेकिन और बाकी में कोई चॉइस नहीं है। तो 2 आर्गुमेंट 20 मार्क्स ईच, तो ये आपका 40 हो गया। 2 आपके रिपोर्ट इंटू 10, और तो ये हो गया आपका 20। फिर आपका 1 जो है आरसी है, तो ये आपके 20 हो गए। फिर 1 प्रेसी है, ठीक है, तो प्रेसी का आपका हो गया 15। ये फिर आपका जो ग्रामर है, ठीक है, तो ग्रामर आपका 25 मार्क्स। तो ये जब हम टोटल करते हैं तो वो आपका 200 आ जाता है। 200 में से यानी कि जो ये 100 और ये 20 है, तो ये ओनली इंग्लिश आपका चेक किया जाता है इसमें। और अब ये देखो दोनों वैसे देखा जाए दो तरीके से हम बांटते हैं। एक तो है 80 और 20 के रेशियो में बांटते हो कि जहां ये इसमें लैंग्वेज का चॉइस है और यहाँ लैंग्वेज का चॉइस नहीं है कि ओनली इंग्लिश में करना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका डिवाइड करने का है कि 4 एसे यानी 80 मार्क्स के एसे, 2 आर्गुमेंट्स यानी कि 40 मार्क्स के आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट यानी 20 मार्क्स के रिपोर्ट। तो ये यदि देखो तो 100 ये 40 होता है। हम इसको एक सेगमेंट में यदि बांट करके देखें तो इसमें क्या है, पेपर 1 के नॉलेज को आप यूज कर सकते हो, पेपर 1 के नॉलेज को यूज करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो 60 मार्क्स का जो रिमेनिंग है आरसी प्रेसी ग्रामर, इसमें प्योर इंग्लिश का गेम है। यदि आपकी इंग्लिश सही है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश यहाँ भी जरूरी होगा। कुछ टॉपिक्स जैसे आप देखोगे, सपोज 2020 के टॉपिक्स देखो, 2020 के जो टॉपिक्स हैं
वो आर्गुमेंट राइटिंग का वो डिफिकल्ट है। सम टाइम देखोगे आपकी जो प्रेसी राइटिंग होती है उसका लैंग्वेज डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है। तो जो मेनली लेकिन प्योर यहाँ है, ये लैंग्वेज का गेम है। इसमें भी आपको सम टाइम जैसे आर्गुमेंट वाले में कुछ ऐसे टाइम होते हैं जो कंप्रीहेंड करने में आपको चैलेंज होते हैं, बट अदरवाइज ये है। तो इसको आप यदि इस सेंस में लेकर के चलते हो कि ये 140 जो है वो उसमें पेपर वन का कंटेंट को आप यूज कर सकते हो, और इसमें वाले में है जो बाकी। एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कैंडिडेट्स को जो भी करता हूँ, आप निगेटिव शुरू से नहीं सोचने लगोगे सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है या जो भी है, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। स्किप आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट है ना कि 200 205 210 आप पेपर वन में ले आओगे, और आप 60 70 ही लाए, 60 ही लाए पेपर टू में, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या आप अपने आप से पूछो कि क्या हम 200 पेपर वन में लाने लायक हैं? यदि हो तो इट्स ओके। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपके इंग्लिश है कुछ एक कंपोनेंट को छोड़ दिया जाए, थोड़े बहुत कभी जो डिफिकल्ट आते हैं, अदरवाइज ऑन एन एवरेज जो है 10th लेवल का आपका इंग्लिश होता है। बिलीव मी, मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट या मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम इतना आसान है, नहीं आसान नहीं है। मैंने भी इस एग्जाम को दिया है, और हमारे टाइम में जो था एक बहुत कम मार्क्स मिलता था, ये ट्रू है। आप पहले वाले का देखो और इस समय का देखो, तो जो है काफी ज्यादा है मार्क्स, ये इस समय आ रहा है। तो आपको ये करना है, तो रियलिस्टिक में लेकर के चलो। यदि हमारा इंग्लिश सही नहीं है तो हम अभी वर्क कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अभी आप देखो कि हमारा जो एग्जाम है वो अगस्त में है, अभी हमारे पास टाइम है। और इंग्लिश इस लेवल का आपको ऐसा नहीं है ना कि प्रॉपर तरीका से एक पोएट जैसा लिखना है या कोई एक एडिटोरियल लिख रहे हैं उस ढंग का। आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट जो है छोटे छोटे सेंटेंस, हम बड़े सेंटेंसेस को नहीं। अब वो जैसे एक ना आई गुरजीएफ थे, आई गुरजीएफ ऑल एंड एवरीथिंग बुक लिखे, अब उसमें ना कभी कभी एक एक पूरा पेज में उनका एक एक लाइन, कभी कभी दो दो तीन तीन पेज में उनका एक लाइन होता है, लाइन ही नहीं खत्म होता है। अब जैसे देखो हमारा प्रियम्बल देखो पूरे एक लाइन में है, तो आपको उस ढंग के लाइन को नहीं बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाओ। एट द एंड ऑफ द डे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू फुलफिल। और एक सबसे बड़ी चीज जो होती है पेपर टू में, जो राइटिंग बैरियर जो है, वो राइटिंग ब्लॉकेड कर सकते हो, ठीक है। तो राइटिंग ब्लॉकेड या बैरियर जो है उसको ब्रेक करो। ये जो कहीं भी किसी के लिए भी ये चैलेंज होता है, ये ब्लॉकेड जो है कि क्या सही होगा नहीं होगा। यदि आप किसी से भी जुड़े हुए हो, हमेशा ये है, आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, आपके फैमिली मेंबर है, कोई भी हैं, यदि आप पॉसिबल होता है आप उनको लिख करके दिखाओ। कोई कैंडिडेट पास हो चुके हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, या सिमिलर टाइप के एग्जाम को, सपोज उन्होंने स्टेट पीसीएस का मीन्स लिखा हुआ, इंटरव्यू फेस किए हुए हैं, या सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए हुए हैं, मेंस लिखे हुए हैं, आप उनको दिखा सकते हो। अदरवाइज यदि आप ज्वाइन करते हो, हमारे पास आते हो, तो हम उस चीज को करेंगे। किसी पर्सन को परफेक्शन नहीं होता है शुरू में ही, वो कंटिन्यूअस करते 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 आप जितना उसको करोगे। आप किसी भी, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, साइकिल चलाने पे कितना भी आप बुक पढ़ लो, साइकिल चलाने की सारी फिजिक्स पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पैडल नहीं मारोगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अच्छी साइकिल नहीं कर सकते हो। स्विमिंग करने का कितना भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ लो, बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ लो, और जिस जिस भी प्रिंसिपल पॉसिबल हो सकता है वो पढ़ लो, डेंसिटी निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, लेकिन स्विमिंग के लिए आपको पानी में घुसना पड़ता है, आपको ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ आप राइटिंग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो होता है ना, वो बहुत आसान होता है चीजों को करना। अभी जैसे रिसेंटली जो फॉर एग्जांपल बिहार में टीचर्स के बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुए, तो कुछ लोग हैं जिनसे मैं पर्सनल रूप से जान रहा हूँ, जो क्लोज में है। तो उनको मैं देखता हूँ कि अब वो जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थे तब तक तो उनको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने की आदत थी। अब बोलते हैं बस स्कूल चले गए हैं, अब 10th के चीजों को वही चीज हम ऑब्जेक्टिव आता है तब तो सोल्व कर देते हैं, अब बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है। अब 10th का उनको सोशल साइंस दे दिया गया, किसी को 10th का मैथ दे दिया, तो ये तो खुद बना ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन वहां दिक्कत क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लेवल से प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसमें जो पेपर टू है प्रैक्टिस का गेम है। आप जिनका भी देखो, जैसे मैं बराबर जो शुभम का एग्जाम्पल देता हूँ, जो 2020 में सेलेक्ट हुए, तो उनका क्या है, पेपर टू में 113 आया, वो प्रैक्टिस की बात है। और एक दो हैं, एक थे वो 117 उनका पेपर
2 में था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था मेडिकल में, ये फिजिकल में उनका बाहर हो गया। और जैसे अभी देखो इधर हाल में मैंने फर्स्ट टाइम किसी कैंडिडेट का देखा 130 प्लस भी पेपर 2 में आया, लेकिन उनके साथ जो भी है प्रॉब्लम हो गया। तो कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट जो आज की डेट में 120 126 मतलब आ रहे हैं। आप, ये नहीं है कि आप 130, लेकिन आप जिस लेवल में हो उससे बेटर करने की कोशिश करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, यदि आप आज 60 लाने लायक हो, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और दोनों पेपर को बैलेंस करके, तो आप 90 ला सकते हो, 80 ला सकते हो। आप 80 में हो तो आप 100 ला सकते हो। अब 100 हो, देखो जैसे ही 100 से ऊपर जाते हो, हर मार्क्स जो है बहुत चैलेंजिंग होता जाता है, इतना भी आसान नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परफेक्ट मार्क्स हमको मिल जाता है। आप कितना भी अच्छा ऐसे लिख लो, यदि 20 ऑब्जेक्टिव हमने सोल्व किया, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हमको 20 ऑब्जेक्टिव और 20 सही हो गया तो 40 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में कितना भी अच्छा लिखो, आपको 14 से ऊपर जाना बहुत चैलेंजिंग। हाँ, एक्सेप्शनल एक आध से है, उसमें आपको 15-16 मिल सकता है, लेकिन फिर पता चला कि उसके लिए दूसरा ये कंप्रोमाइज हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है, ये भी आप देखो, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखो। तो सबसे पहले जो सिलेबस देखो, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम, ये ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, लेकिन चीजों को स्टार्ट करने से पहले सबको बता देना जरूरी। तो ये जो हमने पिछले स्लाइड्स में लिख करके जो भी आपको बताया वही इसमें से है। तो ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स, ठीक है। The indicative topics are modern Indian history, especially if the freedom of struggle, especially of the freedom of struggle, geography, polity, economy, knowledge of security and human rights issues, and analytical ability। ये सारे के सारे एनालिटिकल एबिलिटी को छोड़ दिया जाए, मींस एनालिटिकल एबिलिटी वहां डिफरेंट टाइप के पेपर 1 में है। अदरवाइज इस टॉपिक को फिलोसफिकल टॉपिक जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो फिलोसफिकल टॉपिक को देखिए जाए तो सारे क्या है पेपर 1 में। इसी वजह से जो मैंने दो सेगमेंट किया था, तो एक तो 80 और प्लस 120 है, जो ये ए और बी में जो यूपीएससी डिवाइड किए हुए हैं। लेकिन हमने जो बोला था 140 और 60, यानी 140 जो है उसमें आप पेपर 1 के चीजों को कंबाइंड करके यूज कर सकते हो। पार्ट बी आपका है कंप्रिहेंशन है, इसमें प्रेसी राइटिंग है, अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। इसके मार्क्स 120 हैं। तो टॉपिक्स आर कंप्रिहेंशन, पैसेज, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो ये आपके जो है ये सिलेबस में। तो जो आपके ये इसमें से जो टॉपिक जैसे हमने देखा प्रेसी राइटिंग और ये कंप्रिहेंशन पैसेज, तो ये तो आपके प्योर इंग्लिश के। लेकिन ये डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स और रिपोर्ट राइटिंग, ये टॉपिक्स जो होते हैं वो कहाँ से आपका जो पेपर 1 का ये सब जो टॉपिक्स दिए हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ये सब, तो उसी से ही ये सारे चीजें ये आती हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है, ठीक है। तो वो आपका, और हम यहाँ अब 10 जो ये आपका ग्रामर में जो है, ठीक है, तो जो ग्रामर वाला पार्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे, उनको ये तो ग्रामर में कुछ लास्ट जो हमने 10 प्लस ईयर्स के जो क्वेश्चंस देखे हैं, उस आधार पे कि ये टॉपिक्स जो हैं, ये टॉपिक्स हैं, उनको आपको वर्क करना है। तो उसमें से जो है टेंस, टेंस से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आता है उस फॉर्म में, लेकिन टेंस एक बेसिक चीज है टेंशन देने वाला, तो उसको आपको जानना चाहिए, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को आपको जानना है। तो टेंस से क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे आपका जो सेंटेंस करेक्शन वगैरह है उसमें थोड़ा काम आएगा, और लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग में खास करके टेंस वाला जो है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिंदी मीडियम में है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो टोटल 8 है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, प्रीपोजिशन के बिना आप सेंटेंस को लिख नहीं सकते हो इन द सेंस। अब ऐसे तो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब, लेकिन वर्ब के बाद यदि प्रीपोजिशन को अच्छे सेंटेंस लिखने के लिए प्रीपोजिशन, जैसे आई एम फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो इसमें तो आप आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाए तब भी काम चला। वर्ब तो इसेंशियल पार्ट है, लेकिन उसके बाद जो प्रीपोजिशन जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन, प्रोनाउन से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। नाउन, कंजंक्शन, ठीक है, ये जो है इसमें से 8 में से जो 5 हैं आपके इंपॉर्टेंट है। फिर सिंटैक्स, सिंटैक्स में जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, यानी एसएसपीपी इसका जो मेन है, और बाकी इसी का इलेबोरेशन है। एसएसपीपी मींस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब।
यही इसका एलाबोरेशन है। आप आगे जाओगे जितना भी, तो एक तरह से हमको इसी को एक्सप्लेन करना है, इसी को इलेबोरेट करना है। फिर आपका जो आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट ये है कि अफर्मेटिव से निगेटिव करना है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सेंटेंस का जो कोर है उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सी इज एन स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये नहीं बोलना है कि ये इनको इस ढंग से आपको लिखना है कि ताकि वो लगे कि इंटेलिजेंट है वो, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो सी इज नोट, एक तरह से कह सकते हो कि फुलिश या डल व्हाटसोएवर कह सकते हो, ठीक है ना। तो या फॉर एग्जांपल है कि जैसे एवरी रोज हैज थॉर्न्स, तो देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। तो निगेटिव करना है तो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना है। तो अफर्मेटिव से निगेटिव और वाइस वर्सा, यानी कि निगेटिव से अफर्मेटिव। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, देखो अफर्मेटिव और निगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव के कंबाइंड को असर्टिव कहते हैं। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो असर्टिव में यदि निगेटिव है तो इसको ये आपको निगेटिव हटा देना। इसमें निगेटिव पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव कर देना है, एंड वाइस वर्सा। और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ठीक है। फिर डिग्री, आपका डिग्री भी रेगुलर रूप से पूछा जाता है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मेनली इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन द डिग्री और कितने पार्ट हैं डिग्री के, ये नहीं पूछा जाता है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है फ्रॉम वन, यानी 6 टोटल हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव से आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और पॉजिटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और ये। तो 3 3 6 हो जाएगा। यानी कि 3 यदि रूल जानते हो तो फिर 3 को उलट दो। जैसे अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो 3 6 यानी कि 6 कर सकते हो, 3 into 2, तो ये करना है। नेक्स्ट आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये देखा जाए तो ये मतलब ग्रामर का टफेस्ट पार्ट एक तरह से है। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा टफर क्वेश्चन दे देते हैं तो चैलेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो ये फिर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आप क्वेश्चन मार्क ये जैसे लगाते हो, ये बोलते हो ना कि आप क्रिकेट खेलते हो ना। एक सिंपल बोला जाए कि आप क्रिकेट खेलते हो, एक बोल जाता है कि आप क्रिकेट खेलते हो ना। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो 2 पार्ट यानी सेंटेंस का होता है, एक मेन सेंटेंस होता है और एक आपका टैग होता है। तो मेन सेंटेंस है, यदि अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव होगा। टैग, ये मेन सेंटेंस निगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव, इधर अफर्मेटिव तो इधर निगेटिव। रिमूव टू, रिमूव टू नेक्स्ट है कि रिमूव टू, टू का मतलब होता है एक तरह से टू मच कर सकते हो कि इतना जितना नहीं होना चाहिए। जैसे कहता है ना कि सी इज टू टॉल, सी इज टू टॉल, यानी कि वह इतनी लंबी है जितना नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, सी इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर, सी इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर। तो ये इस ढंग से बनता है और बहुत सारे इसमें से, तो टू को हटाना है और हमको इस ढंग से लिखना है सेंटेंस कि उस सेंटेंस में मीनिंग ना चेंज। ये जितने भी हैं जनरली देखते हो कि मीनिंग उसके चेंज नहीं होने चाहिए। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से सिंपल या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सिंपल, जितने भी हम ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करते हैं सेंटेंसेस के, उसमें मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए। चाहे डिग्री में ही आप कर रहे हो, मीनिंग उसका चेंज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। वॉइस है, वॉइस में एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा, यानी कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आपको ये बनाना है। एक्टिव में क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो उस पर जोर दिया जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट ये एक्टिव है तो सब्जेक्ट पहले है, उसमें जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं तो उसको पहले हम लिखते हैं। अब नरेशन है तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और वाइस वर्सा, यानी कि डायरेक्ट नरेशन है, यानी कि डायरेक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में आप जो लिखते हो ना कोटेशन में, जब बार बार बोलता हूँ ना किसी के पर्सन के कोट को स्टेटमेंट को लिखते हो तो आपको उस पर्सन का रिकॉग्निशन देना चाहिए। इसका मतलब है कि हम एज वर्बेटिम उनका लिख रहे हैं। यदि पर्सन के जो स्टेटमेंट है उसको एज हम सेम फॉर्म में लिखते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता, लेकिन उसी सेंटेंस को हम अपने फॉर्म में कर दिए तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और उसके तो ये करना होता है। फिर आर्टिकल आपके हैं ए एंड दी, ठीक है। अब आर्टिकल में अब ये कर सकते हो डिटर्मिनांट, तो मतलब आर्टिकल से ही हमारा काम चल जाता है, पूरा डिटर्मिनांट को जरूरत नहीं है। फिर इम्फेटिक सेंटेंस ये आपके हैं कि जैसे
ये आई हैव अ कार, तो आई डू हैव अ कार, ठीक है ना। तो वो इस ढंग से ये होता है कि एक हम स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं उस सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये जो है ना कि सिंगुलर टू प्लूरल, डायरेक्ट ये मतलब अभी फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन ये मैंने चूंकि बोला ना कि लास्ट 10 ईयर्स के कंपोनेंट्स को हमने लिया है, तो कपल ऑफ ईयर्स में ये आते थे सेंटेंसेस, एक ऐसा टाइम था कभी कभी बीच में, तो हमें इनको वर्क करना चाहिए। इस वजह से खास करके जब आप राइटिंग करते हो तो ये आपको जानना चाहिए। ये अभी फिलहाल के लिए, मतलब मैं चूंकि ये लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो सम टाइम इनिशियली ये आता था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, और उसमें कभी कभी क्या होता था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाओ और उसको जो है वो सेंटेंस बनाओ। फिर देखो इसमें से ये आता था मैस्कुलिन से फेमिनिन, ठीक है ना। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन आपका ये होता था। फिर अब जैसे ये होता है होमोनीम्स, सिनोनीम्स, एंटोनीम्स। अभी एक्चुअल में डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको जानना चाहिए। फिर ये फ्रेज एंड मीनिंग और प्रोवर्ब, ये इससे अभी आ रहे हैं, अभी हाल में ये आ रहे हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस करेक्शन। अब एक्चुअली देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने पहले कुछ चीजों को देखा, सपोज ये सब क्या है, ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है, ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है। लेकिन कुछ और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं उनको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस करेक्शन, ये अभी सेंटेंस करेक्शन देखो 5 मार्क्स का ये आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, 6 का सी पार्ट जो है उसमें आता है। और कंबाइनिंग सेंटेंसेस ये भी बीच बीच में आपके एक आध आते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे कुछ और चीजें हैं। अब देखो कभी भी क्या है ना कि ग्रामर में भी कुछ चीजें और आ सकती है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मैक्सिमम है ये इसी से। और आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बेकार चला जाएगा, आपका वो दिक्कत नहीं है। आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा करने के लिए फ्री हो, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम इतने टॉपिक्स हैं। और ये मैंने जो बोला है आपको, जो सिलेबस में है, इतने टॉपिक्स को मैं ये कवर करा दूंगा जितनी ये जरूरत है। अब बुक्स की बात है तो जनरली जो इंग्लिश मीडियम में है, इसमें हिंदी में भी आता है, एक्चुअली दोनों बुक है, जो ये स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वाले के लिए ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन इसमें जो रे एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, उसमें आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो प्योर इंग्लिश वाला लोगे, हिंदी मीडियम वाले हो तो इसमें हिंदी मीडियम वर्जन वाला आता है, उसको ले लोगे, हिंदी वाला, ठीक है ना। हम्म। और ये जो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, स्टूडेंट फ्रेंड पब्लिकेशन का, ये यश चांद पब्लिकेशन का है। जो रे एंड मार्टिन का है, ये यश चांद पब्लिकेशन का आता है। तो या तो इसको ले लो या इसको ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है ये कोई ले लो। या आपके पास अब कुछ ऐसे हैं कि नेस्फील्ड का ग्रामर है, कुछ है ये है मर्फी का है, या जो भी है माइकल स्वान का है, मतलब जो आप चाहो आप अपने, या किसी ने किसी कोचिंग का लिया हुआ है कि सर इस सर का है या इस मैम का है, ये आपकी चॉइस है। इट इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है। मैं किसी का ये नहीं हूँ कि मुझे कुछ मिल रहा, आप जिसको ये चाहो वो ले सकते हो। अब देखो जो हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी ये पेपर ये में, ठीक है। तो हमारे जो भी आप ये देख रहे हो कि पेपर 2 जो है, तो ये ऑलरेडी आपने देखा कि हमारे 200 मार्क्स हैं। और 200 मार्क्स में इधर जो है वो इसमें से क्या है, क्वालिफाइंग 50 होता है। कुछ एक्सेप्शन कैंडिडेट ऐसे हुए हैं, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिन्होंने जस्ट 50 लाया, 52 लाया, 55 लाया, ये भी सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये आपका जो सिचुएशन था 2018 तक, ये सिचुएशन था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं 150 ले आए पेपर 1 में, जस्ट मैं 150 की बात कर रहा हूँ, और इसमें 50 ले आए, जस्ट 50 भी ले आए, 200 हुआ, इंटरव्यू में 90 ले आए, उनका सिलेक्शन हो जा रहा। ये 2018 तक की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट इसमें 80 भी लाए, 81 लाए, 82, ये जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। और रिजर्व में तो और भी कम जा रहा था, यानी कि SC ST है तो उनका 255, 256, 258, 260 इस ढंग से जा रहा। लेकिन आज जो है सिचुएशन, ये मान करके चलो कि 24 में है, तो आपको ये रखना है कि 350 हमें फाइनल मार्क्स चाहिए। 350 यदि फाइनल चाहिए तो आप ये करोगे कि रिटेन में 260 प्लस रखो। हाँ, इंटरव्यू में भी बहुत चेंजेस होते हैं, इंटरव्यू में आपको 120 भी मिल सकता है, लेकिन हर कोई को 120 नहीं मिलेगा ना।
कुछ ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ ऐसे हैं जिनके 60 मार्क्स मिले, 45 मार्क्स मिले, 70 मिले, 80 मिले। हाँ, बहुत सारे इंटरव्यू में 80 भी मिला तब भी सेलेक्ट हुए। लेकिन अब आपके पास रिटेन में थोड़ा ज्यादा होता है, तो एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके का होता है। आप एकदम बॉर्डर पे होते हो, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है वो आपका बहुत बार कॉन्फिडेंस का भी गेम है। आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस होगा तो उतना। तो गोन आर द डेज कि ये आप ये मेंटली रहो कि हमें 100 को अचीव करना है। 100 अचीव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसके नहीं करते हैं, लेकिन वो सीएससी का इंटरव्यू से कोई दिए हुए हैं, या सीएससी का रिटन मीन्स 1 टाइम 2 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो उनको आइडिया है, उन्होंने उसके टेस्ट लिखे, उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस किया। तो इसके लिए स्पेसिफिक नहीं भी किया तब भी यहाँ किए। देखो मैं जो 21 बैच था, 21 बैच में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स थे जो टॉप रैंक में आए। इनफैक्ट 10 में 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे। टॉप 50 में जो थे 10+ स्टूडेंट टॉप 50 में थे, वो तो 21 वाले बैच में। और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे कि जो मल्टीपल टाइम सीएससी मेंस लिखे हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल 21 में जो 6 रैंक जिनका आया, 4 टाइम सीएससी का मेंस लिखे हुए थे। 30 रैंक जिनका है, वो लोग अभी मतलब ये है ज्वाइन किए हुए। ये 6 रैंक वाले इसको नहीं ज्वाइन किए, कहीं और ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। 30 रैंक ये भी 4 टाइम्स सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। इन लोगों ने स्पेसिफिक प्रैक्टिस असिस्टेंट कमांडेंट का ज्यादा नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ 4 टाइम्स सीएससी मेंस लिखने के बावजूद इन लोगों के कुछ के मार्क्स जैसे इनफैक्ट 91 92 ये सब आया, 100 आया, ये करके। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सीएससी का मेंस तो ना लिखा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट के रिटन का प्रैक्टिस जो है उन्होंने बहुत किया, और वो 110 प्लस भी 105 प्लस भी लाए। तो ये आपका दो चीजें हैं कि एक आप सपोज करो सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं या इंटरव्यू फेस किए हुए हो, तो आप इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप उस लीग में नहीं हो, उस कंडीशन में नहीं हो, तो आपके लिए मेहनत जो है प्रैक्टिस, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो। ये मैं मान रहा हूँ कि ये इट्स माई मिस्टेक ऑल्सो। आपको ये लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो सिर्फ मैं ये, मेरी भी जीवन में मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं कि यही न लिखने की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैक्सिमम के साथ होता है। और यही चीज जो होता है ना, कि सम टाइम क्या होता है ना कि जैसे हम किसी से जुड़े हुए रहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं, किसी लोग से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे पास ना मजबूरी होती है कि चलो एक तो हमने पैसा दिया हुआ है, फिर उसके बाद टीचर पूछ रहे हैं कि हाँ जी लिखा, तो लिखा, नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा। तो ये आपके पास जो है मेंटली प्रेशर जो पड़ना वो बहुत जरूरी होता है। प्रेशर वंस आपके पास पड़ता है तो आप चीजों के ऊपर वर्क करते हो। तो हमेशा यही ध्यान रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जहां मौका मिले जहां से भी लिखो, चेक कराओ। हाँ, आप स्वयं सेल्फ से इवेल्युएट करने के लायक हो तो उसको आप इवेल्युएट करो। अब ये जो 23 में आया है पेपर, इसको हम ये देख लेते हैं। अब ये देखो, मैं इस वजह से इन चीजों को, ऐसा नहीं है कि आपने इनको नहीं देखा, आप सब लोगों ने देखा। और यदि नहीं है तो आप इसको आप यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। फिर मैं क्या करूंगा ना कि जो लास्ट 10+ ईयर्स का है, एक साथ कंपाइलेशन में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे वाला टॉपिक्स एक बार दिखा दूंगा। फिर आपके आर्गुमेंट के टॉपिक 10-12 ईयर्स के, फिर आपके रिपोर्ट वाले, तो एक साथ आप देखोगे और उस ईयर के आधार पे देखोगे। अब जैसे हमने इसमें जो बोला कि जो टॉपिक्स आइदर फिलोसफिकल टाइप के होते हैं, या फिर आपके सिक्योरिटी के होते हैं, या फिर आपके स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस होता है, या फिर इकोनॉमी से, सोशल साइंसेस से संबंधित। लेकिन जनरली अभी देखोगे कि डायरेक्ट जो आपको था ना कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और ये सब, इसमें देखो कोई भी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, देखो ये टॉपिक आप देखो जो दिया हुआ है, क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। ये क्या एक भी टॉपिक है इसमें? नहीं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये आप देखो, इसमें कोई भी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या हिस्ट्री से ऐसा नहीं है, लेकिन और टॉपिक से है। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित, ह्यूमन से संबंधित है। अब देखो थोड़ा थोड़ा क्या है ना, ये टॉपिक साइबर अटैक्स, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। क्या आपको लगता है कि एवरी वीक कोई ना कोई टॉपिक एडिटोरियल में आपका साइबर सिक्योरिटी से जरूर रहता है? जो भी आप न्यूज़पेपर एक रेगुलर पढ़ रहे हो या मंथली मैगजीन, तो आप यदि रेगुलर न्यूज रीडर हो
तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक 3-4 टाइम्स जरूर देखोगे। और ये टॉपिक पे आपको लिखना, और हमेशा ध्यान रखो कि परफेक्शन नहीं होता है, आप कभी भी 20 में से 20 नहीं ला सकते हो, ठीक है। और एक्सेप्शनल यदि ऐसा ले आते हो तो पता चला कि और आपका छूट गया, ये 20 से 20 मिल ही नहीं सकता है। 16 मिल सकता है, 15 मिल सकता है, 14 मिल सकता है। लेकिन जो एक अच्छा स्टूडेंट का टारगेट क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी, कि ये जो 80 मार्क्स का है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि इसमें 48 मार्क्स मिल जाए। ये रियलिस्टिक, हाँ, अब किसी को इसमें 52 मिल सकता है, किसी को 50 मिल सकता है, लेकिन टारगेट आपका होना चाहिए कि हमको 48 मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा। तो साइबर अटैक है, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, आप ये देख रहे हो बहुत सारे। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि ये सब टॉपिक में आप कंक्रीट कुछ एग्जांपल्स देते हो, कंक्रीट कुछ प्रोविजंस देते हो, रिसेंटली लीगल प्रोविजंस, कोई कमिटी है, तो ये सबसे आपका वैल्यू एडिशन होता है। आप ये सब टॉपिक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज ए कैंडिडेट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल कोई भी टॉपिक दो, मैं जनरलाइजेशन किसी भी टॉपिक में लिख दूंगा। लेकिन मेरे लिए खुद भी है कि जब तक हम प्रॉपर तरीका से इन चीजों पे वर्क नहीं करेंगे, हम अच्छा से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जो हमसे बेटर लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ढंग से, अब हमें टाइम मिल गया, हमें सारे रिसोर्सेस मिल गया और हम लिखते हैं, वो दूसरी बात। टाइम भी आपको देखना पड़ता है कि विद इन आपको टाइम पे करना है। तो ये आपका जो है कि साइबर अटैक, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, ये रेगुलर न्यूज में रखा। फिर इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अभी देखो ये टॉपिक पिछली बार तो आया आपका 23 में, लेकिन 24 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कर सकते हो। भारत ने 23 में, यानी जो 23 वाला एग्जाम के बाद जो है G20 का हमने जो मेन कॉन्फ्रेंस था, जो मेन मीटिंग था, उसको हमने किया। तो उसमें से इमर्ज हो रहा है कि भारत, तो ये यहाँ जो विश्व है वो चेंज हो रहा है। एक जैसे आपने फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना होगा, फ्रांसिस फुकुयामा, जापानीज है, फुकुयामा। इन्होंने एक ये बुक लिखा, फिर चेंज किया उसमें, एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंड द लास्ट मैन। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि एक तरह से जो हमारा एक जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम इसको एक मान के चलते थे कि ये सिस्टम जो है बेस्ट सूटेड है। लेकिन फिर देखोगे कि इनके एक काउंटर में एक बुक है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन। तो ये फ्रांसिस फुकुयामा एक तरह से जो वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग है वो उसके प्रमोट करने वाले, लेकिन फिर इन्होंने बाद में रियलाइज किया कि वर्ल्ड इज नॉट मूविंग इन दैट वे। फिर जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, तो उसमें से, तो इसमें जो विश्व व्यवस्था है, तो अब मान के चलो किसी ने उन दोनों बुक्स के संबंध में कुछ पढ़ा है, फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में पढ़ा या सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में, क्योंकि फ्रांसिस फुकुयामा का बुक तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन सैमुअल पी हंटिंगटन की जो बुक है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड, तो वो हमारे पास वो बुक चूंकि हमने लिया हुआ है, मैंने बुक खरीदने से पहले लाइब्रेरी से इशू करा करके पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने अपना वो बुक खरीद लिया तो वो पढ़ा। तो वो सब जैसे जानते हो तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या होगा कि वर्ल्ड जो है, जैसे शुरू में देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले देखो या सेकेंड वर्ल्ड वार तक देखो, तो वर्ल्ड मल्टीपोलर था। फिर देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर हो गया। फिर 1990 के टाइम जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया और रसिया एक बना, तो फिर वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। और फिर देखोगे कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर हो रहा है। और जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन देखोगे तो उसमें आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखेगा, ठीक है। तो उसके संबंध में आपको चीजों को जानना है। और ये क्या है, रेगुलर चल रहा है, तो ये अभी भी 24 के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इनडायरेक्टली वे में ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी से करके दे सकता है ये टॉपिक, द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये देखो इसमें क्या है ना कि एनसीईआरटी वगैरह को प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से कुछ फॉर्डर आपको मिल जाएगा और करंट चीजों को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको, कुछ चीजें एनसीईआरटी में मिल जाती है और कुछ चीजें हैं आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल। तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल में क्या होता है ना कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, करंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपका है एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है, तो अब इसमें से एक बहुत फेमस पर्सन है, कभी इनके बारे में सर्च करना, जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है
ये इन्होंने अंबेडकर इनसे काफी मोटिवेटेड थे। उन्होंने एक तरह से डेमोक्रेसी और एजुकेशन को एक हार्मनी के रूप में देखा है। तो जरूर देखना, मतलब इनको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो, तो जो हिंदी मीडियम वाले हो हिंदी मीडियम में देखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले हो इंग्लिश मीडियम में। तो यदि जो जॉन डेवी के बारे में जानते हैं, तो वो चीज को यदि लिख देते हो तो यही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। जो ये प्रोग्राम होगा, तो इसमें हम जो थोड़ा सा, देखो मैं आपको रेडीमेड फॉर्डर नहीं दूंगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बोलते सर नोट्स दे दीजिए। ये मैं बोलता हूँ कि इट्स बेटर है यूपीएससी से ही मांग लो, क्योंकि क्वेश्चन तो एट द एंड ऑफ द डे वही सोल्व करेंगे, सेट करेंगे। तो उनका नोट्स जो होगा वो मोस्ट इफिशियंट होगा। अदरवाइज आपको मेहनत, क्योंकि यूपीएससी के टॉपिक होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आपको जरूरत होती है। जो ये क्रिटिकल पिलर है, क्रिटिकल थिंकिंग की है, बस जरूरत होती है। और जितना आप लिंक कर पाओगे, जितना सोच पाओगे, जितना लिखोगे, उतना फायदा होगा। फिर है ई बेस्ड, द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रिवॉल्यूशन। देखो ई बेस्ड वगैरह में क्या है, कोई भी ऐसे लिख सकता है, लेकिन इसमें थोड़े से जो लेटेस्ट, जो क्या प्रोविजंस हैं हमारे, क्या रूल्स हैं, और स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स, कुछ कचरा किस फॉर्म में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये फिर है द ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। अब इसमें से देखो, एक रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, यानी कि अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता है। अब जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब ये टॉपिक क्यों आया, कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो न्यू एजुकेशन 2020 है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन 2020 आया, के कस्तूरी रंगन जी जिसके हेड थे कमेटी के, तो इसने एक तरह से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। और इनफैक्ट देखो, हमारे टाइम में ही हमने थ्री लैंग्वेज पढ़ा। इनफैक्ट ये के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में जब हम टेंथ में थे, तो टेंथ तक हमने थ्री लैंग्वेज पढ़ा। एक हमने हिंदी, एक हमने इंग्लिश, और एक हमने संस्कृत पढ़ा। अब जब ट्वेल्थ में आए तो संस्कृत को हमने छोड़ दिया और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ा। इनफैक्ट एक चीज देखो, जो कहीं भी देखा जाए, इंडिया एक ऐसा, इसमें हमारे पास इनफैक्ट शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। जो आदमी जितनी अधिक लैंग्वेज को जानता है, बहुत सारे जो रिनॉन्ड पर्सनालिटी होते हैं, वो अधिक से अधिक, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो है मल्टीपल लैंग्वेज जानते थे, जो पीवी नरसिम्हा राव थे। इनफैक्ट जैसे राजा राम मोहन रॉय देखोगे, बाइबल को ओरिजिनल में पढ़ने के लिए उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज सीखा। सोचो, एक इंपॉर्टेंट बुक को पढ़ने के लिए उन्होंने लैंग्वेज सीखा। आप जैसे एक टाइम था, हमने जब हम पीजी में थे, तो हम कुछ दिन फ्रेंच सीखे थोड़ा सा। बहुत चीजों को नहीं सीख पाए, लेकिन हाँ, अब ये लगता है कि ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी चीज को, लैंग्वेज जैसे जब तक हम यूज नहीं करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होता है उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदी इज माई मदर टंग। हिंदी तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी जानते, लेकिन ये जो है हिंदी, हम लिखना यदि छोड़ दें, तो हिंदी में हमें मात्रा का, ये सारी चीजों में दिक्कत होता है। वैसे ही अब इंग्लिश को मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ, हिंदी को भी मैं यूज करता हूँ, संस्कृत को ऑलमोस्ट हमने यूज करना जो है वो बंद कर दिया। तो संस्कृत में हमारी उतनी पकड़ नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा वर्क करूंगा तो मैं उतना उन चीजों को समझ जाता हूँ, बेसिक जो है, लेकिन एडवांस लेवल की चीजों को नहीं समझ पाऊंगा। वैसे ही फ्रेंच को हमने थोड़ा दिन पढ़ा था, कुछ दिन तक पढ़ा था, 2 महीने के आसपास तक। तो थोड़े बहुत तो मैं जान गया था। अभी भी मैं 2 महीने टाइम दूंगा तो मैं बेसिक फ्रेंच को समझ जाऊंगा। बोलने में करीब करीब चीजों को समझ जाता हूँ, लेकिन लिखने वगैरह में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो एक तरह से ये फोर्थ लैंग्वेज हमने जीवन में कभी, हाँ ये था कि शायद मैं कारपोरेट वर्ल्ड में रहता तो मैं फ्रेंच को प्रॉपर सीख लेता, या फिर और मैं स्पेनिश भी सीखता। ठीक है ना, मेरा ये था कि स्पेनिश वगैरह भी। तो आप जितना जानते हो उतना अच्छा है। तो ये आपके लिए, क्योंकि भारत जो है, यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी देखो, या फिर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कुछ जो लीक लैंग्वेजेस हैं उसको अमल में। तो जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो रियल वेल्थ है, और उसको हम डिवाइडिंग फैक्टर के रूप में नहीं देखना है, लेकिन उसको कंबाइनिंग फैक्टर के रूप में देखना है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है। तो ये सारे के सारे देखो, कहीं ना कहीं क्या है, करंट से रिलेटेड इसमें से है। इसमें से सारे के सारे जो है मोर और लेस करंट से रिलेटेड है। ठीक है। अब जो ये है आपके आर्गुमेंट राइटिंग, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। देखो ये भी, ये रेगुलर चर्चा में रहता है। तो इसमें से आप यस, चूंकि आर्गुमेंट में दोनों में लिखना है, कैपिटल पनिशमेंट इज ए डिटेरेंट फॉर हीनियस क्राइम। तो ये अब देखो, डिटेरेंट का मतलब जानना होगा, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट यदि हम यानी कि देते हैं, किसी को मृत्यु दंड देते हैं, तो वो जो हीनियस क्राइम को रोकने का काम करता है।
अब इसमें से यस लिखोगे तो ठीक है, देना चाहिए, नो लिखोगे तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये भी देखो, ये टॉपिक पेरेनियल टॉपिक है, ये रेगुलर न्यूज में रहते हैं। अब फिर जो है रिपोर्ट लिखना है, तो राइट ए रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। देखो इसमें आपके एक समय था कि बीच में वर्ड्स काउंट दे रहे थे, लेकिन अभी वर्ड काउंट नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देखो वर्ड काउंट रह रहा है अप्रॉक्स 300 वर्ड्स, ठीक है। तो इसी चूंकि एक एक ऐसे 20 मार्क्स का है, ये भी आर्गुमेंट भी 20, तो मोर और लेस 300 वर्ड्स के आसपास ही लिखना। और पेजेस 3 पेजेस ईच के लिए यहाँ भी है, और 3 पेजेस ईच जो है, क्योंकि आप जो लंबे समय से क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आता है, ठीक है ना। जैसे हम 2012 में जब दे रहे थे एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नहीं, क्वेश्चन अलग से आता था, फिर क्वेश्चन को आंसर जो है आप अपने अनुसार लिख सकते हो। लेकिन अब मैक्सिमम स्टैंडर्ड सारे एग्जाम्स में हो गया है कि एक तो सेपरेट क्वेश्चन रहता ही है, लेकिन एक जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में भी रहता है, ठीक है। तो डिप्लेशन ऑफ वाटर लेवल्स इन मेजर सिटीज, देखो ये भी टॉपिक्स करंट के ही हैं। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, तो इंडिया में जो स्पोर्ट्स में बहुत सारी महिलाएं जो है, और ये टॉपिक एक तरह से जो विमेन रेसलर का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, वो अब 24 में जो है ओलंपिक होने वाला है, तो इसके संबंध में भी आपको थोड़ा जानना है। और अभी रिसेंटली वो टॉपिक्स जो है शांत नहीं हो, तो डायरेक्ट लेकिन ये नहीं पूछेगा, विमेन एम्पावरमेंट के संबंध में डिफरेंट में पूछ सकता है। तो ये देखो, जो ये हमने 140 दिए देखा, तो ये सारे जो मैक्सिमम है करंट से रिलेटेड है। जैसे इसमें प्योर फिलोसफिकल कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया, जैसे कभी कभी है ना कि बीच बीच में आपको प्योर, हम और जब सारे ऐसे एक साथ देखेंगे मल्टीपल ईयर्स के, तो उसमें आपको बताएंगे, लेकिन अदरवाइज इसमें से जो है कि फिलोसफिकल कोई भी ऐसे उस ढंग से नहीं। अब ये आपके प्रेसी राइटिंग है, तो प्रेसी राइटिंग का जो क्या करोगे कि आप डाउनलोड करो वेबसाइट से, ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड करना, और उसको ये करना, मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने भी वहीं से लिया है। यदि आपको जरूरत होगा तो मैं भी इसको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप अपना वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसको देखो। कभी भी ना, बहुत सारे मार्केट में रहते हैं, तो वो चीज उससे अच्छा ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जहां तक हो वो देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये है। फिर आपके जो ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपके 5 क्वेश्चंस हैं, तो उसको रिप्लाई ये करना पड़ता है, ठीक है। जो ग्रामर है, तो देखो ग्रामर में हमने जो टॉपिक्स जैसे बताए थे, तो वॉइस, देखो वॉइस का है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, ये रेगुलर है। तो ये देखो नो सूनर देन में ये करना है, देखो एज सुन एज नो सूनर, तो हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया था ना, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला से देखो है, ये लास्ट वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये देखो क्वेश्चन टैग हमने बताया था, तो वो है। अब ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। फिर आपका निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव टू अफर्मेटिव हमने बताया था। रिमूव टू, तो टू को ये इसमें देखो, इसमें क्या था ना कि ये रिमूव टू के जगह ये बाई से वर्षा उसका कर दिया, यानी कि इसमें टू लगाना है, इसमें टू नहीं है। लेकिन तो उसका रूल यदि जानते हो तो इसमें आप ये कर सकते हो। अब ये देखो, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपका जो है सूट या सूट्स, तो इसमें वर्ब को सेलेक्ट करना है। अब ये जो है कंपैरेटिव, ये डिग्री आपका है। फिर आपका जो है वर्ब का फॉर्म को आपको प्रेजेंट करना है। ये देखो इसमें से जो आपका है, ये जो दिए हुए फ्रेजेस हैं, तो फ्रेज को, अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ हम टॉपिक्स कुछ देते हैं, सपोज 200 300 दिए, अब उसमें से कुछ आपका मिल गया, तो ये मिल गया तो आपका लक है, अदरवाइज इसमें कुछ नियम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस करेक्शन, तो इसमें भी एक तरह से जो ग्रामर का कंबाइंड है वो उसको ये करना है। देखो जो हम ये प्रोग्राम एक तरह से चला रहे हैं, तो ये प्रोग्राम हमने आपको बोला कि मोर और लेस 1 मंथ, तो हो सकता है 5 डेज एक्स्ट्रा, और या जो भी है, ये क्रैश कोर्स टाइप का है। इसमें जो हमने सारी चीजों को, तो उस वीडियो को आप देख लोगे, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस चीज को। लेकिन आपको वर्क करना है, आपको चीजों को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पर्सन हु हैव टू वर्क। आप यदि वर्क करोगे तभी आपका हो सकता है, कहीं रेडीमेड कोई आंसर नहीं है। आपके पास कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन है। आप 99.7% करीब लोगों से, डिपेंडिंग हो 99.7 या 99.8%, ठीक है, 99.8% से फाइनली अपने ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ। देखो टोटल में मत देखना, जो जनरल कैंडिडेट है उनको टोटल वाले में देखना है, लेकिन जो रिजर्व में है जैसे SC ST OBC EWS, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको, जो जनरल वाले हैं उनको तो एग्रीगेट में लाना है, लेकिन अदरवाइज अपने अपने ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में 99.8% लोगों से बेटर होना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या कंपटीशन है। यानी कि ये समझो कि 500 में
या 400% में 1 का सिलेक्शन, मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि एवरी 400%, कभी-कभी जैसे होता है एवरी 300%, ठीक है ना? जैसे इस बार जो है एक तरह से 260%, मानिए 2023 वाला में जो है, 23 वाला में मान के चलो 260% पे 1 सिलेक्शन फाइनल, अदरवाइज़ 300, 400, समटाइम 500, समटाइम 700 पर भी। यानी कि 400 आप एक स्टैंडर्ड मान के चलो, तो हर 400 कैंडिडेट में 1 का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो इंटेंस कंपटीशन, इसको जितना ज़्यादा सीरियस लोगे। हाँ, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बस मुझे अपीयर होना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, घर में भौकाल टाइट रहेगा, फैमिली में लोग कहेंगे कि यस लड़का यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ आप अपने को रिकॉग्नाइज़ करो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं विदाउट कोचिंग के करते हैं, हर स्टेज को विदाउट कोचिंग के कर लेते हैं, विदाउट सपोर्ट के कर लेते हैं। लेकिन आपको अपने आप से देखना है कि हम किस कंडीशन में हैं। यदि आपको लगता है हाँ, हम ऐसे कंडीशन में हैं जहाँ हम विदाउट कोचिंग के, विदाउट सपोर्ट के कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यदि आपको लगता है कि थोड़े से हेल्प से किया जा सकता है, तो आप ज़रूर हेल्प लीजिए। और जो भी है, जैसे ये वीडियो मैं ओपन में डाल रहा हूँ, फिर आपके जो होंगे वो प्राइवेट में मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स हैं, उसके संबंध में आप हमसे मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बीच-बीच में मैं जैसे ओपन में भी बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, हर टाइप के चीज़ों को, या जिनका पर्सनल क्वेश्चंस रहता है वो भी मैं करता रहता हूँ। लेकिन जो जैसे ये पेड प्रोग्राम है, तो उसमें से जो डिटेल सारी चीज़ें हैं, वो मैं बहुत सारे इश्यूज़ पे करूँगा। ओके, थैंक यू।